देखो दोस्तों, 80% लोग जो ई कॉमर्स करने की सोचते हैं ना, वो फेल ही होते हैं। क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनके माइंड में कई सारा कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस रहता है और उनको बता भी नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मेरा इस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस और नॉलेज को इस्तेमाल करके और उसी तरह कई सारा फेलियर्स और सक्सेस को देखकर तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ FAQs को आंसर करूंगा जो मोस्ट कॉमन है। तो ये वीडियो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या एक एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या क्या FAQs है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है, डू आई नीड LLC टू स्टार्ट Amazon FBA इन USA। फिर, हाउ डू आई सेंड प्रोडक्ट्स टू Amazon FBA वेयरहाउस इन USA। What happens if someone returns my products? How much money I need to start Amazon FBA in USA? How do I manage my inventory? Can I use Amazon FBA for international sale? Documents required if I am from India. What are the best product categories to sell on Amazon USA? Which is better marketplace, USA or India? How do I get my money transfer from USA to India? तो ये सारा कॉमन FAQ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा भी कई सारा छोटा मोटा क्वेश्चंस जो रहता है उसको भी मैं आंसर करते जाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, डू आई नीड LLC टू स्टार्ट Amazon FBA इन USA। देखो दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं और आप इंडियन Amazon सेलर अकाउंट मतलब Amazon.in पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आपको LLC लेना मैंडेटरी नहीं है। तो आपका टैक्स ID जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड से Amazon ग्लोबल सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं मतलब Amazon.com पर अगर आप ऐसा कंट्री से हैं जहां पर Amazon ऑपरेट नहीं करता है जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एक्सेट्रा, तो यहाँ से भी मुझे व्यूवर्स है जो बेसिकली मेरा वीडियोस देखते हैं और आप Amazon FBA करना चाहते हैं तो आपको LLC मैंडेटरी लेना है क्योंकि Amazon आपकी कंट्री में ऑपरेट नहीं करता है। और कुछ यूट्यूबर्स मतलब कहते हैं कि LLC मैंडेटरी है इवन इंडियंस को। देखो दोस्तों, मतलब मैंडेटरी नहीं है। आप इनिशियल स्टेज में मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि विदाउट LLC ही आप शुरुआत कीजिए क्योंकि LLC मतलब बहुत कॉम्प्लायंसेस है और ऑब्वियसली LLC क्रिएट करने के लिए और US पर बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अपफ्रंट आपको पे करना है। अराउंड 50 to 70,000 वहाँ ही खर्च हो जाता है आपका। कॉम्प्लायंसेस और CPA रखना पड़ता है मतलब वहाँ का USA का चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, तो उसमें आपका ज़्यादा खर्च हो जाता है। कुछ यूट्यूबर्स मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अफिलिएट करते हैं इन फर्म से जो LLC करवा के देते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि LLC मैंडेटरी है ताकि उनको वो कमीशन मिले। तो इसीलिए अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है तो LLC से शुरुआत मत कीजिए। तो जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा एटलीस्ट एक $75,000 to $100,000 आप करने लगेंगे .com में, तब जाके आप LLC बनवा सकते हैं। आपको लायबिलिटी का भी मिलेगा और कन्वर्जन में भी जो करेंसी कन्वर्जन का अमाउंट रहता है ना उसमें भी बचा सकते हैं। पर अगेन इनिशियली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ आपको। और दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है तो मैंने एक ई-बुक खुद लिखा है। उसमें अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, सब कुछ प्रोसेस मैंने उस ई-बुक में लिखा है और वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, चेकआउट कीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू आई सेंड माई प्रोडक्ट्स टू Amazon FBA वेयरहाउस इन USA। देखो दोस्तों, इसमें बेसिकली 2 सिनेरियोस होता है। एक है हमारा सप्लायर है ना इंडिया से बाहर है जैसे कि चाइना में अलीबाबा का सप्लायर, और सेकंड सिनेरियो में हमारा सप्लायर इंडिया में है। तो दोनों सिनेरियोस में हमको बेसिकली शिपिंग प्लान क्रिएट करना होगा हमारा Amazon सेलर अकाउंट में। तो शिपिंग प्लान क्रिएट करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। बेसिकली हमको शिपिंग प्लान में सारा हमारा शिपमेंट का डिटेल्स डालना है जैसे कि शिप फ्रॉम और शिप टू एड्रेस और नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच बॉक्सेस और उन कार्टून बॉक्सेस का डायमेंशन और वेट क्या है और उसी तरह कौन सा शिपिंग कैरियर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि FedEx या DHL या अदर कोई भी जो भी कैरियर रहता है वो हमको मेंशन करना है। और शिपिंग प्लान में ही हमको FNSQ लेबल जो हमको हमारा ईच प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाना रहता है वो हमको मिलता है। और उसी तरह शिपिंग बॉक्स लेबल मतलब जितना भी कार्टून बॉक्सेस रहता है ना उसके ऊपर जो चिपकाना है लेबल, वो शिपिंग बॉक्स लेबल भी शिपिंग प्लान में ही हम
हमको मिलता है। तो वो बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरर या हमारा सप्लायर्स को हम सॉफ्ट कॉपी बेच सकते हैं, वो अब चिपकाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स में और कार्टन बॉक्सेस में। तो जब हमारा प्रोडक्ट्स हम सेंड करते हैं और वेयरहाउस को चेक इन हो जाता है, तो वहाँ का जो वेयरहाउस में उस लेबल्स को स्कैन करते हैं और उस तरह वो उनको रिकग्नाइजेशन हो जाता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारा सेलर अकाउंट को बिलोंग होता है। तो ये शिपिंग प्लान का प्रोसेस है। तो पहले सिनारियो में जब हमारा सप्लायर इंडिया से बाहर है, मतलब चाहे चाइना का सप्लायर्स हुआ हो अलीबाबा का, तो हमको बेसिकली शिपिंग प्लान क्रिएट करके लॉजिस्टिक्स पार्टनर से हमारा सप्लायर से अमेजॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करना है। वो प्रोसेस सिंपल है। पर अगर हमारा सप्लायर इंडिया से है या हम खुद मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का और हम तो USA का जो अमेजॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट होता है। तब हमको GST सर्टिफिकेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली IEC सर्टिफिकेट लेना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो IEC रजिस्ट्रेशन चाहिए और उसी तरह उसको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो पोर्ट से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और AD कोड भी चाहिए, ऑथराइजेशन डीलर कोड। तो ये AD कोड हमको हमारे बैंक से मिल जाएगा, जो जिस बैंक से आपका करंट अकाउंट रहता है ना, तो उस करंट अकाउंट रहने वाला बैंक से हमको AD कोड लेना पड़ता है। तो वो एक्सपोर्ट होता है। तो किसी फ्रेट फॉरवर्डर से मतलब लॉजिस्टिक्स पार्टनर से हमको ये प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करके अमेजॉन FBA वेयरहाउस जो USA में वहाँ सेंड करना पड़ता है। तो ये शिपमेंट प्रोसेस है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू माय प्रोडक्ट्स इफ समवन रिटर्न्स। तो यूजुअली दोस्तों जब हमारा प्रोडक्ट रिटर्न होता है अमेजॉन FBA में, तो अगर वो मतलब कस्टमर रिजेक्ट है या कस्टमर डैमेज्ड है या अमेजॉन का डिलीवरी टीम से डैमेज्ड है, तो अमेजॉन हमको रीइंबर्स करते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट मतलब डिफेक्टिव निकला है, जब हमने ही सेंड किया है डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो हमको वो झेलना पड़ता है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, बेसिकली अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसका फोटोस निकाल के मैं अपना सप्लायर्स को भेज देता हूँ जब मेरे पास आता है वो प्रोडक्ट। तो मेरा सप्लायर के साथ मेरा रिलेशनशिप वैसा है कि मतलब जो भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, कि अगर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला, क्योंकि बल्क ऑर्डर्स जब हम करते हैं 1000-2000 यूनिट्स, ऑब्वियसली एटलीस्ट 3 to 4 प्रोडक्ट्स डैमेज रहता ही है, डिफेक्टिव रहता ही है। तो मेरा सप्लायर क्या करते हैं, अगली बार जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो ये अगर डिफेक्टिव निकला, उसके बदले में उनको 2 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करना है। तो उस तरह मेरा रिलेशनशिप है मेरा मैन्युफैक्चरर से। तो आप भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। पर जब भी अगेन रिटर्न होता है हमारा प्रोडक्ट, तो हमारे पास नहीं आता है, तो वो सीधा अमेजॉन FBA वेयरहाउस को जाता है। तो वहाँ पर अमेजॉन FBA का जो टीम रहता है, एम्प्लॉयज़ रहता है, वो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में है कि नहीं। अगर उसका पैकेजिंग डैमेज हो चुका है, लेबलिंग डैमेज हो चुका है या प्रोडक्ट ही सही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम चाहे हमारे पास ला सकते हैं वो प्रोडक्ट को, वरना वहाँ ही डिस्पोज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट है तो मैं डिस्पोज तो नहीं करता हूँ, मैं अपने पास ला के क्या नेसेसरी एक्शन लेना है वो मैं लेता हूँ। पर अगर आप अमेजॉन USA मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं और वहाँ पर रिटर्न हुआ है, तो वो सीधा अमेजॉन FBA वेयरहाउस जो USA में है वहाँ ही जाता है। तो सिंगल यूनिट तो आप इंडिया में मंगवा नहीं सकते हैं, कॉस्टली हो जाएगा, मतलब 10,000 ऐसा हो जाएगा सिर्फ एक शिपमेंट मंगवाने के लिए। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है अमेजॉन US मार्केट प्लेस में सेल करने का। तो बेसिकली वहाँ पर अगर रिटर्न होता है तो वो प्रोडक्ट आपको डिस्पोज करना ही पड़ता है। डिस्पोज करने के लिए अगेन आपको पे करना है अमेजॉन के लिए, एक छोटा फीस रहता है। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है। तो इसीलिए जब भी आपको अगर रिटर्न होता है अमेजॉन US मार्केट प्लेस में, अगर आप इंडिया में रहकर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बेसिकली आपको भूल जाना चाहिए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू आई मैनेज माई इन्वेंट्री। तो इसको आंसर करने से पहले और एक क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ, कैन आई डू ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजॉन FBA। तो चाहे US मार्केट प्लेस में हुआ हो, इंडियन मार्केट प्लेस में हुआ हो, ड्रॉप शिपिंग आप कर ही नहीं सकते हैं। ये अगेंस्ट है, मतलब अमेजॉन का जो गाइडलाइंस है ना उसके अगेंस्ट है। कई सारा कंपनीज आपको कहते हैं कि मतलब हम लिस्टिंग करके देंगे और जब भी आपको ऑर्डर आएगा तब हम मतलब आपको प्रोडक्ट्स देंगे, उसको शिप करना। तो अमेजॉन इसीलिए पकड़ लेता है, मतलब वन ऑफ द मेजर रीज़न है अमेजॉन सस्पेंड करने का अकाउंट ड्रॉप शिपिंग के वजह से ही है। अमेजॉन ईजिली बता कर सकता है कि आप कितने जल्दी आप शिप कर रहे हैं, कितना आपको ऑर्डर कैंसिल हो रहा है कस्टमर्स, तो उस हिसाब से आपको ईजिली पकड़ लेता है। तो इसीलिए आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते हैं अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे।
तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे वीडियोस में कहता हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट के लिए कितना सेल्स आ रहा है वो जान लीजिए और सही इन्वेंट्री के साथ ही स्टार्ट कीजिए। मतलब इस बिज़नेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर आप इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 50 to 70,000 इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा। तो आप इन्वेंट्री के साथ ही आपको शुरुआत करना है। और अगर आप मतलब बिज़नेस सही तरीके से करना है, आपको एटलीस्ट 10 से ज़्यादा यूनिट्स सेल करना है पर डे, ऑब्वियसली आपके पास इन्वेंट्री रहना ही चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्ट करना, मतलब ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ऐसा कहते हैं कि आपको ऑर्डर आने के बाद सप्लायर से ले लो, तो उस तरह नहीं होता है। मतलब आप अमेज़ॉन पे उस तरह ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद के वेबसाइट में तो कर सकते हैं शॉपिफाई को इस्तेमाल करके, पर अमेज़ॉन में ड्रॉप शिपिंग को अवॉइड कीजिए। तो इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि मुझे कितना सेल्स आ रहा है प्रोडक्ट को। ऑब्वियसली इनिशियली मैं ट्रायल यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ और उस वक्त भी मैं कॉम्पिटिटर सर्च करने के बाद क्या एवरेज सेल्स है फर्स्ट पेज में, उतना ही रिकमेंडेड यूनिट्स में ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे 300 सेल्स पर मंथ आ रहा है तो इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर में मैं 300 यूनिट्स मंगवाऊंगा। फिर जब मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुका है तो मैं 1000-2000 यूनिट्स मंगवाऊंगा। तो उस तरह मुझे मेरा प्रोडक्ट के लिए 3 to 6 मंथ्स तक सेल्स आता रहेगा। फिर अगेन जब स्टॉक ख़त्म होने को ले आएगा तो मैं अगेन रीस्टॉक कर लेता हूँ। तो उस तरह मेरा प्रैक्टिसेस है। तो सेम प्रैक्टिस आपको भी फॉलो करना है। आपको मेक श्योर करना है कि जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुका है, किसी भी हालत में उसको आउट ऑफ स्टॉक होने को नहीं देना है। तो अगेन अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे और आप 5-10 डेज़ के बाद अगेन रीस्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा। कि जितना भी आप मेहनत लगाएंगे फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपके प्रोडक्ट, वो सभी वेस्ट हो जाएगा। अगेन आपको सेल्स वेलोसिटी मैच करना है, गिव अवे करना है, एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा बिड करना है आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। तो इसीलिए इस तरह मतलब आपको मेक श्योर करना है स्टॉक पे रखने के लिए। तो कई सारा सॉफ्टवेयर से हीलियम 10 का भी मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। पर अगेन अगर आप बिगिनर है, 2 to 3 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किया है, तो अमेज़ॉन का ही जो माई इन्वेंट्री टैब है ना, वही काफ़ी रहेगा आपका इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। एक्चुअली अमेज़ॉन का मतलब जितना भी टैब्स है, जितना भी एनालिटिक्स है, वो बहुत ही मतलब रोबस्ट है, उतना ही काफ़ी रहेगा एक कंप्लीट बिगिनर सेलर को, या इवन एडवांस सेलर्स को भी वो काफ़ी रहता है। तो उस तरह आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप amazon.com मतलब अमेज़ॉन US मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं तो आपको शिपिंग डेज मतलब शिपमेंट डेज़ का याद रखना है। तो यूजुअली मतलब अराउंड 40 डेज़ लग जाता है सी शिपिंग करने के लिए और 10-15 डेज़ एयर शिपिंग के लिए लग जाता है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि अगर मेरा मतलब प्रोडक्ट ऐसा है जो बल्कि है और सी शिपिंग करना पड़ता है, तो मैं कुछ यूनिट्स एयर शिपिंग में मंगा लेता हूँ। तो अराउंड 100 to 200 यूनिट्स मैं एयर शिपिंग के थ्रू मंगवा लेता हूँ। वो 10 to 15 डेज़ में आ जाता है। फिर रिमेनिंग जितना भी यूनिट्स है ना, तो वो सी शिपिंग में मंगवा लेता हूँ। तो वो टाइम मैनेज हो जाएगा। तो उस तरह मैं मतलब मैनेज करता हूँ मेरा प्रोडक्ट स्टॉक पे रखने के लिए। तो amazon.com में अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सी शिपिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए इसको सही तरीके से कैलकुलेट करना है ताकि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। देखो दोस्तों, अमेज़ॉन में अब तक मतलब 2023 तक 6.3 मिलियन सेलर अकाउंट्स ओपन हो चुका है, पर उसमें से 1.5 मिलियन सेलर अकाउंट्स ही एक्टिव है। पर उसमें से 3,50,000 सेलर्स ही 100,000 USD से भी ज्यादा पर ईयर सेल कर रहे हैं। मतलब 1.5 मिलियन सेलर अकाउंट्स में अराउंड 24% सेलर्स ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो मैं आपको ये चीज क्यों कह रहा हूं कि हमारा 5th क्वेश्चन है, हाउ मच मनी इज नीडेड टू स्टार्ट Amazon FBA इन USA। देखो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करना अलग बात है, पर स्टार्ट करके उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना अलग बात है। तो स्टार्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आप कितना भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। कोई भी पर्सन एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन बिजनेस स्टार्ट तो कर सकता है, पर इसको प्रॉफिटेबल बनाना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता ही है। तो मैंने भी यही चीज़ जाना था। मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने भी सोचा था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि कई सारा लोगों के माइंड में ये नोशन रहता है कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा या बहुत ही कम अमाउंट से मैं स्टार्ट करूँगा इस बिज़नेस को। देखो दोस्तों, Amazon USA में अगर आपको स्टार्ट करना है सही से और उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, एटलीस्ट 5 to 6 लाख आपके पास रहना ही चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ यूट्यूबर्स आपको कह सकते हैं कि 1 to 2 लाख से आप ट्रायल जैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, टेस्ट करने के लिए अराउंड 10-20,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 to 2 लाख सिर्फ टेस्ट करने के लिए करेंगे तो मतलब आप कभी भी कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, चाहे थोड़ा भी प्रॉफिट हो,
पर आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना ही चाहिए जब आप 1 to 2 lakhs इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अमेज़ॉन यूएसए में ऑफ कोर्स अगर आप एलएलसी बनाते हैं तो एटलीस्ट आपको 40 to 70,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। एलएलसी लेने के बाद आपको यूएसए में बिजनेस एड्रेस भी लेना पड़ता है यूएसए में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो वो सब कुछ इंक्लूसिव कॉस्ट हो जाता है एलएलसी अगर आप ओपन करते हैं तो। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट का कॉस्ट रहता है, शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है अगर आप यूएसए में सेंड कर रहे हो आपके प्रोडक्ट। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केटिंग बजट आपको रखना पड़ता है। जो भी प्रोडक्ट्स आप ढूंढते हैं, अगर सपोज उसका 300 सेल्स पर मंथ है तो वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो चुका होता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिव्यूज़ रहता है, मतलब कंपटीशन कितना लेवल तक रहता है फर्स्ट पेज में। आप कंपेयर करके देख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त यूएस मार्केट प्लेस में, मतलब amazon.com में। और जो भी प्रोडक्ट पर मंथ के लिए मतलब 500 या 500 से ज़्यादा 800 पर मंथ, 1000 पर मंथ रहता है, तो उसके लिए आपको सेपरेटली एक मार्केटिंग बजट रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट को सिर्फ लॉन्च करना नहीं, फर्स्ट पेज पे भी लाना पड़ता है। तो उसका मेन कीवर्ड की फर्स्ट पेज पे लाने के लिए सेल्स वेलोसिटी मैच करना है। तो 300 सेल्स पर मंथ मतलब 10 सेल्स पर डे होता है। तो 10 सेल्स हम एडवर्टाइजमेंट पीपीसी से अचीव कर सकते हैं, पर .com में जैसे मैंने कहा सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट पेज पे लाने के बाद भी वहाँ पर अगर बाकी सेलर्स का थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ है तो हम टिक नहीं पाएंगे फर्स्ट पेज में ही, अगेन हमारा प्रोडक्ट पीछे जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट के लिए 500, 800 और 1000 सेल्स पर मंथ रहता है तो उसके लिए पर डे का सेल्स बहुत ज़्यादा रहता है, 15, 20, 25, इवन 30 सेल्स पर डे अचीव करना पड़ता है फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। तो उस वक्त आपके पास मार्केटिंग बजट रहना चाहिए। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पीपीसी चला के उतना सेल्स अचीव नहीं कर सकते हैं पर डे के लिए। तब आपको गिव अवे रन करना होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन करना होगा। तो मतलब कंपटीशन अमेज़ॉन यूएसए में किस हद तक है कि तो वहाँ का सेलर्स जो है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद विद इन 1 to 2 वीक्स में 50-100 रिव्यूज़ ले आ सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चला के। तो उन लोगों के साथ आपको कॉम्पीट करने के लिए आपके पास उसी तरह मार्केटिंग नॉलेज और मार्केटिंग बजट रहना चाहिए। मैंने हर बार कहा है कि उस तरह अगर आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है तो गन के फाइट में लकड़ी पकड़ के जाने जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 lakhs आपके पास रहना ही चाहिए, वो मार्केटिंग बजट इंक्लूड करके। तभी आप यूएस मार्केट प्लेस में सही तरीके से कॉम्पीट कर सकते हैं और बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इंडिया में अगर मैं कहूँ तो अराउंड 70,000 to 1 lakh काफ़ी रहेगा स्टार्ट करने के लिए और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी इंडियन मार्केट प्लेस में। क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त ही अगर आप प्रोडक्ट को ढूंढते हैं इंडियन मार्केट प्लेस में, अगर उसका प्रोडक्ट का एवरेज सेल 300 सेल्स है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो फर्स्ट पेज में, ऑफकोर्स कुछ लोगों का थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ रहता है पर सैचुरेशन उतना लेवल का नहीं है। सारा सेलर्स थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ है, आपको कहीं सारा ऐसा सेलर्स मिलेगा जो कम रिव्यूज़ के साथ भी फर्स्ट पेज में उतना ही सेल्स अचीव करता रहेगा। तो उस तरह कई सारा निशेस आपको मिलता है। मैंने ही कहीं सारा लाइव प्रोडक्ट रिसर्च वीडियोस बनाए हैं मेरे ही यूट्यूब चैनल में, उसमें कहीं सारा ऐसा प्रोडक्ट्स मैंने ढूंढ निकाला है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब, हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट अमेज़ॉन FBA इन यूएस मार्केट प्लेस। तो दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन है, कैन आई यूज अमेज़ॉन FBA टू मेक इंटरनेशनल सेल। देखो दोस्तों, अमेज़ॉन का रजिस्ट्रेशन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका, जहां पर USA, कनाडा, मेक्सिको आता है। फिर आता है यूरोप, जहां पर UK, जर्मनी, स्वीडन, इटली, स्पेन वैसा कंट्रीज आते हैं। फिर आता है मिडिल ईस्ट, जहां पर UAE और सऊदी अरेबिया आता है। फिर आता है एशिया पैसिफिक, जहां पर इंडिया, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आपको अगर इंटरनेशनल सेल करना है एक ही सेलर अकाउंट इस्तेमाल करके, मतलब ग्लोबल सेलिंग के थ्रू, तो हर एक कंट्री में आपको सेपरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में GST है, उसी तरह कनाडा में भी GST है, और UAE में उनका सेपरेट एक वैट रजिस्ट्रेशन होता है, UK में भी वैट रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसी तरह हर एक कंट्री का उनका सेपरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन रहता है। वो सभी टैक्स रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस अगर आप फुलफिल करते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं इंटरनेशनल सेल करने के लिए। तो अगेन बहुत ही अनलाइकली है, फिर भी कई सारे लोगों को माइंड में क्वेश्चंस रहता है। कुछ लोग नोशन भी रहते हैं कि अगर मैं amazon.com में रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो ऑल ओवर कंट्री, मतलब जितना भी कंट्री में अमेज़ॉन ऑपरेट करता है हर जगह मेरा प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन और टैक्स रजिस्ट्रेशन स्पेशली करना पड़ता है।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको अलग अलग फर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं जो इंडिया में एग्जिस्ट होता है। तो सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरशिप, उसमें बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप आता है। फिर कंपनीज आता है, कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब 1 पर्सन कंपनी। फिर एलएलपी आता है जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये सारा कंपनीज आता है। जो मेजर डिफरेंस कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में यही है कि प्रोप्राइटरशिप में आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड, जहां पर आपका खुद का नेम ही रहेगा, मतलब उसको ही यूज करके आप बिजनेस प्रोसीड करेंगे, उसको ही यूज करके जीएसटी अप्लाई करेंगे, उसी से आपका बैंक अकाउंट रहेगा। पर कंपनीज में जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी या पब्लिक लिमिटेड में आपको एक सेपरेट पैन कार्ड रहता है। उस पैन कार्ड से आप जीएसटी लेंगे, बैंक अकाउंट लेंगे, तो वो एक सेपरेट एंटिटी होता है। तो और भी कई सारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो मैं अलग एक वीडियो में कवर करूंगा। तो ये फर्म इंडिया के लिए हो जाता है। उसी तरह अगर यूएसए के लिए अगर मैं कहूँ तो कंपनी में जब हम कहते हैं उसमें एलएलसी आता है। एलएलसी तो जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एलएलसी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन आता है। तो वो सिमिलर है, जहाँ जैसा इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी तरह अमेरिका में मतलब यूएसए में एलएलसी आता है। तो ये मैंने इसीलिए बताया कि कई सारा लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूजन है। कई सारा लोग मतलब एलएलसी, एलएलपी उस तरह कन्फ्यूजन करते हैं इंडियन फर्म्स और यूएसए के फर्म में, तो इसीलिए मैंने क्लियर किया। तो हमारा 7th क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अमेजॉन एफबीए इन यूएसए इफ आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली इंडिया से आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं ग्लोबल सेलिंग, वरना अमेरिका में मतलब यूएसए में एलएलसी भी ले सकते हैं। तो वो एज ए बेसिकली नॉन यूएस रेजिडेंट। तो इसके लिए आपको बेसिकली इंडिया में रहकर, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया का टैक्स आईडी चाहिए होगा, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। उससे अगेन आप amazon.in में अकाउंट ओपन करके फिर आप ग्लोबल सेलिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब amazon.com पर। अगर आप ऐसा कंट्री से हैं जहां पर अमेजॉन ऑपरेट नहीं होता है तो आपको अगेन एलएलसी लेना होगा अकाउंट ओपन करने के लिए अमेजॉन यूएस में। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट कैटेगरीज टू सेल ऑन अमेजॉन यूएसए। तो बेस्ट कैटेगरीज जानने से पहले हमको सबसे पहले क्राइटेरियाज देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जब आप प्रोडक्ट रिसर्च अमेजॉन यूएसए में करते हैं और अमेजॉन इंडिया में। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ निकाला जिसका 1000 सेल्स पर मंथ है अमेजॉन यूएसए में, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा प्रोडक्ट अब जब लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे भी लाना होगा। तो अमेजॉन के एल्गोरिदम के हिसाब से प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको फर्स्ट पेज का जो एग्जिस्टिंग सेलर्स है ना, उनका सेल्स वेलोसिटी आपको मैच करना होगा, जो भी एवरेज सेल्स है उसका मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ निकाला जिसका 1000 सेल्स पर मंथ है, कंपटीशन भी लो है। तो अगेन जब आपका प्रोडक्ट का सेल्स 1000 पर मंथ है तो आपको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए पर डे के लिए अराउंड 33 to 34 सेल्स अचीव करना होगा कंसिस्टेंटली, वो भी 7 to 10 डेज तक। मतलब आपके पास उतना इन्वेंट्री भी रहना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए, और वो भी मतलब सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए उतना प्रोडक्ट भी आपको सेल करना होगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो या गिव अवे रन कर रहे हो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन कर रहे हो। तो 30 सेल्स अराउंड 7 to 10 डेज, मतलब आपके पास 300 यूनिट्स सिर्फ सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ही आपको सेल रन करना होगा, चाहे उसमें प्रॉफिट कम हो या कई बार प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो उतना मार्केटिंग बजट रहना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि जैसा मैंने पहले कहा था, कंपटीशन ऐसा है कि जो भी आपके साथ लॉन्च करते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, अगर वो यूएसए के हैं तो वो फर्स्ट पेज पे लाते ही उनका रिव्यूज़ भी ज़्यादा रहेगा। मतलब वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस लेवल कर रन करते हैं कि विद इन 1 to 2 वीक्स 50 to 100 रिव्यूज ऑलरेडी आ जाता है उनके लिस्टिंग में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ समवेयर बिटवीन 400 to 600 सेल्स पर मंथ रहने वाला प्रोडक्ट ही पिक करना है एज ए बिगिनर आपको। तो अगर 600 पर मंथ से ज़्यादा सेल हो रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए तो फर्स्ट पेज पे लाने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है एज ए बिगिनर आपको। तो ये कहते हुए अगर मैं बेस्ट कैटेगरीज कहूँ तो ऑब्वियसली सारा कैटेगरीज ही भी बेनिफिशियल ही है, क्योंकि अगर कोई सेलर उस कैटेगरी में सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हो रहा ही होगा, इसीलिए वो सेल करता है। पर अगेन अगर मैं बेस्ट कैटेगरीज में कहूँ तो कंपेरेटिवली टू इंडिया के लिए पेट सप्लाइज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज है यूएसए में, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पेट को पालते हैं और पेट सप्लाई में कई सारे ऐसा प्रोडक्ट्स है 1000 से लेकर 2000 तक सेल्स पर मंथ हो रहा होता है। पर इंडिया में
वो प्रोडक्ट आपको देखने को भी नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट प्लेस में। उतना हद तक अलग अलग नीश हो चुका है पेट सप्लाईज का यूएसए में। और उसी तरह होम एंड गार्डन और इंडस्ट्रियल साइंस में भी कई सारा यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेगा आपको, जिसमें हाई डिमांड और लो कंपटीशन रहता है। पर अगेन एज ए बिगिनर आपका टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब उन प्रोडक्ट्स को आप पिक करते हैं सेल करने के लिए। और उसी तरह और एक कैटेगरी जो है वो है होम इक्विपमेंट और योगा। तो अमेजॉन यूएसए में योगा और होम इक्विपमेंट में मतलब कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, और आप एज ए बिगिनर उन कैटेगरीज में जहाँ पर कस्टमर पैशनेट है तो आप एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। आपका डिफ्रेंशिएशन के लिए ज़्यादा वैल्यू रहेगा यूएस मार्केट प्लेस में, क्योंकि ज़्यादातर उन निश में प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं। तो बेसिकली आपको लोगो और कलर डिफ्रेंशिएशन काफ़ी रहेगा, और एक अच्छा पैकेजिंग भी काफ़ी रहेगा आपके प्रोडक्ट बेटर वे में मार्केट करने के लिए इन प्रीमियम कस्टमर्स को। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, विच इज बेटर मार्केट प्लेस, इंडिया और अमेजॉन यूएसए। तो इसका आंसर सिंपल है दोस्तों, कि क्या आपके पास रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस मतलब स्किल और मनी। तो आपके रिसोर्सेस के हिसाब से आपको मार्केट प्लेस चुनना होगा। कई सारे लोग ऐसा नोशन में हैं कि तो डॉलर्स में कमाते हैं तो ज़्यादा मनी होगा, उस तरह नहीं है। तो सेम अमाउंट ऑफ स्किल्स आपको प्रोसेस करना चाहिए यूएस मार्केट प्लेस में कंपटीशन बीट करने के लिए। तो जब आप बिजनेस प्रॉफिटेबली नहीं बना सकते हैं तो तब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है कि डॉलर्स में कमाओ या नहीं। तो एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाना होगा। और एक चीज़ क्या है कि कुछ लोग ऐसा नोशन में है कि इंडिया में आरटीओ ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा आते हैं। वो सिर्फ अपैरल कैटेगरीज में आता है, और मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता हूँ कि अपैरल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपैरल्स का मैन्युफैक्चरर हो तो आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आप मिडल मैन एज ए रिटेलर अपैरल सर्व करने की सोचते हो तो उसमें साइज़ का वेरिएशन, कलर का वेरिएशन, डिज़ाइन का वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त वो वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि आपको वेरिएशंस रहने वाला प्रोडक्ट को अवॉइड कर देना चाहिए एज ए कंप्लीट बिगिनर। क्योंकि अगर ये एक वेरिएशन भी अच्छा सेल होता है तो अलग और कुछ वेरिएशंस अगर सेल नहीं होता है तो मतलब आप इवन आउट हो जाते हैं, तो बैलेंस हो जाता है, तो आप स्टक हो जाते हैं आपकी इन्वेंट्री के साथ। तो इसीलिए वेरिएशन को अवॉइड करना है। और अपैरल्स में आपको पता ही होगा तो कई सारा वेरिएशंस पता नहीं चलता है, साइज़ का और कलर का, फ़ोटो में और दिखने में चेंजेस ज़्यादा रहता है। तो कस्टमर्स का साइकोलॉजी ऐसा है कि उनका माइंड बदलता रहता है और उस हिसाब से रिटर्न ज़्यादा रहता है। पर अगर मैं आरटीओ को तो इंडियन मार्केट प्लेस के लिए बहुत ही कम हो चुका है लॉकडाउन के बाद ही। मतलब लॉकडाउन में आपको पता हो सकता है कि ऑलमोस्ट 1 साल तक उन्होंने मतलब COD कैंसिल कर दिया था, कैश ऑन डिलीवरी, और लोगों को वो ऑफलाइन स्टोर्स नहीं जा सकते थे तो ऑनलाइन में ही ऑर्डर करते थे। तो हमने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में अमेज़ॉन में किस तरह ऑर्डर आ रहा था। तो मैंने भी एक लाइव वीडियो बनाया था कि लॉकडाउन के टाइम किस तरह सेल्स आ रहा है। तो उसके बाद आरटीओ बहुत ही कम हो चुका है अमेज़ॉन में। तो अगर आप राइट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और प्राइवेट लेबलिंग में राइट नीश में हैं तो जहाँ पर प्रीमियम कस्टमर्स है तो आरटीओ एक प्रॉब्लम ही नहीं है, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वही, तो जो भी आपका रिसोर्सेस है तो उस रिसोर्सेस के हिसाब से आपको मार्केट प्लेस चुनना होगा, तभी आप उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपके पास इनफ इन्वेस्टमेंट है और मार्केटिंग नॉलेज और स्किल्स है तभी आप यूएस मार्केट प्लेस में जाइए, वरना अगेन आपका मनी भी वेस्ट होगा और पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों मार्केट प्लेस अच्छा ही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यूएसए में अराउंड 33 करोड़ पॉपुलेशन है और उस टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 91% इंटरनेट यूज़र्स है। पर इंडिया में अराउंड 141 करोड़ का पॉपुलेशन है, पर इस टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 46% ही इंटरनेट यूज़र्स है। बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, चाइना और जितना भी यूरोप कंट्रीज़ है 80% से भी ज़्यादा मतलब इंटरनेट यूज़र्स है। तो उसी तरह ई-कॉमर्स सेल्स भी है। तो इंडिया में एक एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि ई-कॉमर्स एक अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है इंडियन मार्केट प्लेस में। तो नया सेलर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। तो एज ए बिगिनर, एज ए कंप्लीट बिगिनर हमको यही देखना चाहिए, हमेशा ग्रोइंग मार्केट में जाना चाहिए ताकि हमको वो अपॉर्चुनिटी रहे मिस्टेक करके कुछ सीखे उसको इम्प्लीमेंट करके हमारे बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने का, ना कि बिग शार्क से कॉम्पीट करने का।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम अमेजॉन यूएसए टू अमेजॉन इंडिया। देखो दोस्तों, अमेजॉन जितना भी कंट्री में ऑपरेट करता है ना, अगर उस कंट्री से आप अमेजॉन यूएसए में सेल कर रहे हैं और जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सेपरेट पेमेंट मोड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंट्री का बैंक अकाउंट ही आप अमेजॉन यूएसए में डाल सकते हैं ग्लोबल सेलिंग में, तो अमेजॉन आपके अकाउंट में डिस्पर्स करेंगे। पर एक चीज़ क्या है कि बैंक आपको एक डिक्लेरेशन पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा HDFC बैंक अकाउंट है और जितना भी मेरा अर्निंग होता है अमेजॉन यूएसए में, जब वो पेमेंट मुझे डिस्पर्स होता है और मेरा बैंक अकाउंट में आता है, मुझे एक ईमेल आता है HDFC बैंक से, वेस्ट्रो का रेमिटेंस उस तरह कुछ आता है। वहाँ पर डिक्लेरेशन रहता है, वहाँ पर सारा डिटेल्स मुझे मेंशन करना होगा, जैसे कि कितना अमाउंट है USD में और रुपीस में, और क्या गुड्स मैंने सेल किया है, और क्या बैंक अकाउंट नंबर है। सभी डिटेल्स मुझे मेंशन करके सील एंड सिग्नेचर के साथ उसको फिर से बैंक वालों को उसी ईमेल पे सेंड करना होगा, फिर जाके वो पेमेंट क्लियर होता है। वो बेसिकली हर ट्रांजैक्शन के लिए करना पड़ता है, पर मैंने बैंक से बात किया है क्योंकि मुझे रेगुलर आता रहता है ना। तो अगर आप भी उस तरह आपके बैंक से बात करेंगे तो स्मूथली आपका जो भी पेमेंट्स है वो क्लियर हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ऑफ कोर्स कन्वर्जन फीस लगता है उसमें, पर वही बेस्ट ऑप्शन है कंपेयर टू बाकी सभी मेथड्स। और एक चीज़ क्या है कि अगर आपके कंट्री में अमेज़ॉन ऑपरेट नहीं हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उस जैसा कंट्री में, और आप अमेज़ॉन यूएसए में सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑब्वियसली आप LLC लेंगे और उसी LLC से अमेज़ॉन पर ही आप US का बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो आपका अमाउंट अमेज़ॉन उसी बैंक अकाउंट में डिस्पर्स करेंगे, फिर आपको मैन्युअली ट्रांसफ़र करना होगा आपका बैंक अकाउंट जो अमेरिका में है, वहाँ से आपका नेटिव कंट्री का बैंक अकाउंट में आपको मैन्युअली ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग मतलब इंडिया से अमेज़ॉन यूएसए में सेल करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।